आपने शॉर्ट में ये आई होप कि डिटेल में देख लिया होगा, मैं फिर भी एक जस्ट बता देता हूँ। वेनेजुएला में जून 2024 को अर्थक्वेक आया। डबलेट अर्थक्वेक इसे बोला जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 39 सेकेंड के गैप पे दो सेम मैग्नीट्यूड 7.2 और 7.5 के अर्थक्वेक आए, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसका एपी सेंटर था वेरोस म्यूनसिपल। ये है वो लोकेशन। ये फॉल्ट की वजह से आया था, फॉल्ट लाइन जिसका नाम है सेंट सेबेस्टियन फॉल्ट सिस्टम, उसकी वजह से आया था। ठीक है, अब इसके आगे का ये भी मैंने उस वीडियो में समझा दिया था। अब इसके आगे का हम समझते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में पहले समझ लीजिए कि अर्थक्वेक होता क्या है। सिंपल सी मीनिंग समझिए। अर्थ का मतलब पृथ्वी, क्वेक का मतलब होता है हिलना। दैट मीन्स कि पृथ्वी का हिलना कहते हैं अर्थक्वेक। ठीक, अगर यही अर्थ की जगह हम लिख दें MARS, मार्स क्वेक, तो इसका मतलब हो जाएगा मार्स का हिलना। अगर इसकी जगह हम लिख दें जुपिटर, तो ये हो जाएगा जुपिटर क्वेक, यानी जुपिटर का हिलना। तो यही इसका मतलब है कि जब पृथ्वी हिले तो उसे बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक, इसमें होगा क्या कि जो वेव्स होती हैं वो ऑल डायरेक्शन में जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपको महसूस यहाँ हो रहा है, बट ऐसा नहीं। जैसे अर्थक्वेक यहाँ पे आया, अब ये अर्थक्वेक हर दिशा में जाएगा। ये पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के हर दिशा में जाएगा। डिपेंड करता है कि वे वेव्स चलती कैसे हैं। वो चलती कैसे हैं, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो, एक तो होती है बॉडी वेव, दूसरी होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव में भी दो तरीके की, पी और एस वेव। पी मतलब प्राइमरी वेव, एस मतलब सेकेंडरी वेव। ये समझ लो, पी से पहले आती है, एस से बाद में आती है। तो जो प्राइमरी वाली है ये किसी भी मीडियम में चलती, किसी का मतलब गैस में भी वेव मूव करेगी, लिक्विड में भी मूव कर देती है, सॉलिड मटेरियल अगर मिला ये उसमें भी मूव करती है। गैस, लिक्विड, सॉलिड का क्या मतलब है? देखो, आप सब अगर अर्थ का इनर स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो देखेंगे आपकी पी वेव का जो पैटर्न है, अगर यहाँ पे एपी सेंटर है तो पी वेव इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, क्योंकि यहाँ लिक्विड है, इसको भी क्रॉस करते हुए जा रही है। वहीं सेकेंडरी वेव जो है एस वेव, वो सिर्फ सॉलिड से मूव करती है। तो ये आप नोटिस कर पाएंगे कि ये लिक्विड वाले एरिया से टकरा के वापस चली गई, यानी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वाले एरिया में ही ये मूव कर रही है। अब आप कहेंगे इससे क्या मतलब रहा है, इसे क्या पढ़ने का क्या फ़ायदा है? ये तो है टेक्निकल चीज़ें, है फ़ायदा। इससे क्या पता चलता है, जो पी वेव है ये उतनी नुकसान नहीं करती। जैसे एग्जांपल, आप अपना फ़ोन है उसे एक स्पॉन्ज के ऊपर गिरा दें। ठीक, जैसे स्पॉन्ज के ऊपर गिराएंगे तो जो वेव आएगी ना, स्पॉन्ज हर तरफ मूव करा के आपके फ़ोन से निकलने वाली जो वाइब्रेशंस हैं, जो वो फोर्स है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको फ़ोन को सेव कर देगा। तो ये समझ लो पी वेव वही करती है, ये स्पॉन्ज की तरह काम करती है पूरी अर्थ। तो जो एनर्जी है वो हर तरफ फैल गई, फैलने के लिए से अच्छा खासा एरिया मिल गया, तो ये एनर्जी कम हो गई, ये कम नुकसान पहुंचाएगी। जो एस वेव है इसको निकलने के लिए रास्ता कम मिलता है। तो आप समझ रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड है, इसको निकलने के लिए एक ही रास्ता है। ये लिक्विड वाले एरिया में जाएगी नहीं तो घूम के वापस चली जाएगी, तो ये और नुकसान पहुंचाएगी। एक यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, चलते चलते वो भी जान लेते हैं। पी वेव जो है वो 103 डिग्री से लेकर 150 डिग्री के बीच में नहीं आती, जहाँ एपी सेंटर के, ये ध्यान रखना, एपी सेंटर से 103 डिग्री और 150 डिग्री के बीच में नहीं आती है। तो ये सेम इधर भी है, इधर भी है, दोनों। यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछा था। एस वेव जो है वो 103 डिग्री से 103 डिग्री, किसके? एपी सेंटर से, एपी सेंटर से 103 डिग्री 103 डिग्री तक आती है, खाली इसके बीच का जो एरिया है उसमें नहीं मूव करती। इसको बोलते हैं एस वेव शैडो जोन। ठीक, नेक्स्ट है सरफेस वेव। ये सबसे लास्ट में सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड की जाती है। चलो अब समझते हैं अर्थक्वेक आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। देखो, पहली चीज़ एनर्जी रिलीज़ होना फॉल्ट के थ्रू। दूसरा टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव करना, ये सबसे ज़्यादा होता है, अभी सब समझाऊंगा। वॉल्केनिक इरप्शन हो जाने से हो जाता है, और बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान बाकी सब कारणों के ऊपर एक एक्स्ट्रा कारण बना ही देता है। जैसे माइनिंग करते हैं, एक्सप्लोजन्स करते हैं, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी तो पृथ्वी हिलती है। बेसिकली ये मान के चलो आप, ये हमारी पृथ्वी है, इसको आप किन किन तरीक़ों से हिला सकते हो। ठीक, तो अगर कहीं एनर्जी ट्रैप है, जैसे कि एग्जांपल इंडिया के कक्ष वाले रीजन में एनर्जी ट्रैप है, दुनिया के जो
ज्योग्राफी वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वो कहते हैं ये डिलेड अर्थक्वेक है, ये आएगा लेकिन अभी कब आएगा ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, बट आएगा ज़रूर, ये पोस्टपोन्ड है, कभी ना कभी तो आएगा। ठीक है, तो इस पृथ्वी को कैसे कैसे हिला सकते हो, इसके अंदर जो एनर्जी ट्रैप है इसे बाहर निकाल दिया फॉल्ट के थ्रू। फॉल्ट मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था डिटेल में, फिर से समझा देता हूँ। फॉल्ट का मतलब ये दो प्लेट हैं, ये प्लेट आगे मूव कर जाए, पीछे मूव कर जाए, तो ये जो बीच वाला स्पेस है ना ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ बढ़ा, तो इसके बीच की जो एनर्जी है वो बाहर निकल गई, तो ये फॉल्ट के थ्रू आ जाता है। नेक्स्ट है टेक्टोनिक प्लेट्स। ऐसे ही दो प्लेट हैं, ये दोनों खसक गई, आगे पीछे हो गई, या फिर दोनों एक साथ मूव कर गई, या लेफ़्ट राइट अपोजिट में मूव कर गई, या सेम डायरेक्शन में मूव कर गई, किसी भी तरीके से ये प्लेट्स मूव करेंगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी और अल्टीमेटली पृथ्वी को ये हिलाएंगी। नेक्स्ट है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनो जो होती है इसके अंदर खूब सारा लावा भरा हुआ है, ये जैसे फूट के बाहर निकलता है, तो इसकी वजह से भी, क्योंकि ये एक सिंपल है, जैसे रॉकेट कभी लॉन्च होता है आप नोटिस करेंगे तो रॉकेट को लॉन्च करने के लिए आप खूब सारा फ्यूल देते हैं ना, तो फ्यूल नीचे की तरफ धक्का दे रहा होता है, खूब धक्का देता है बहुत तेज़, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। तो सेम चीज़ वॉल्केनिक इरप्शन के साथ भी है, जितना तेज़ ये लावा बाहर निकल रहा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, उतना ही पीछे की तरफ ये एनर्जी भी पुश कर रहा है, तो इसलिए छोटे मोटे लेवल पे ये अर्थक्वेक ले आता है। बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बता ही दिया, माइनिंग हो रही है, एक्सप्लोजन कर रहे हैं, आप बड़े बड़े पहाड़ के अंदर से अटल टनल बना रहे हैं, या चाइना का कोई टनल बना रहे हैं, किसी भी तरीके का रास्ता बना रहे हैं, या मेट्रो बना रहे हैं, तो आपको माइनिंग करनी पड़ती है। अब तो खैर नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, बट पहले क्या होता था, ब्लास्ट करते थे उसके बाद रास्ता बनाते थे। नेक्स्ट है, इसे मेज़र कैसे करते हैं, पता कैसे चलेगा कि आया कैसे कितना है, तो हमारे साइंटिस्ट ने सिस्मोमीटर बनाया है जिससे इसे हम इसकी वेव को मेजर कर पाते हैं। एक होता है रिएक्टर स्केल, एक होता है मर्कली स्केल, आप इनके बारे में सुने होंगे। तो जो रिएक्टर स्केल ना 7.25 मैग्नीट्यूड का, या आप सुनते हैं इतने रिएक्टर का भूकंप आया, तो रिएक्टर क्या है, ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये स्केल बनाई थी। ठीक है, तो उस स्केल से हम क्या नापते हैं, कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई। दूसरा जो मर्कली स्केल है उससे हम ये देखते हैं कि कितनी इंटेंसिटी है, यानी कितना डैमेज ये करके जाएगी। तो ये 1 से 12 तक का स्केल होती है, ऐसे समझ लो, फिट समझ लो, जैसे आपके पास स्केल ना वैसे स्केल ये भी होती है, ये थोड़ा अलग वाली है, साइंटिफिक वाली, ये आम जनता को नहीं मिलती। ये है रेंज, इसकी रिएक्टर की रेंज क्या होती है, 0 से 10 होती है। ठीक, अब आप समझ लो कि जो ये अर्थक्वेक वाला जोन है ये पूरे पृथ्वी पे फैला कैसे कैसे है। तो ये जो नाम लिखे हैं उससे अच्छा मैं आपको इमेज दिखाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आए। देखो, ये हमारे पूरी पृथ्वी का मैप है, और ये है हमारा इंडो पैसिफिक, ये इंडिया वाला ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, तो इसको इंडो पैसिफिक एरिया बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा, इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जोन यही है। तो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यहीं आता है। आप इसलिए नोटिस करेंगे जापान में अक्सर भूकंप आता रहता है, अभी कुछ दिन पहले ही आया था, जापान में आता है, फिलीपींस में आता रहता है, इंडोनेशिया में आता है। तो ये क्योंकि रिंग ऑफ फायर पे एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे खूब अर्थक्वेक आते हैं। सेम यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे, जावा सुमात्रा से होते होते आप हमारे इंडिया की तरफ मूव करें, हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, हिमालय वाला एरिया, पूरा सिक्किम का हिमालय पूरा एरिया में भी भूकंप का जोन है। आप फिर नोटिस कर पाएंगे ये एक प्लेट है, ये हमारा इंडियन ओशियन है, नोटिस करिए तो ये बीचों बीच से एक प्लेट है, ये दो प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं। बेसिकली समझो कि जहाँ जहाँ प्लेट्स जुड़ी हैं वहीं वहीं पे आएगा सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक। तो ये देखो इंडिया वाली प्लेट है, इसके बीच में यहाँ पे जुड़ेगा। ये है हमारा अटलांटिक ओशियन वाला प्लेट, तो यहाँ पे ये 3 मेजर एरिया, एक तो रिंग ऑफ फायर, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन वाला, और एक ये इंडियन हिमालय वाला रीजन। ये 4 जगहों पे मेज़र है। तो ये इसी के बारे में इन्होंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है। 3 तो मेज़र हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट जो 81% मैंने बता दिया, इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट 17% लार्जेस्ट अर्थक्वेक, मिड अटलांटिक रीजस इनको बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इंडिया के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। अभी आपको मैप में दिखाया ना कि इंडिया भी ये वाला नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, सिक्किम और ये सब नॉर्थ, इसलिए वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्रीज़ में से आता है ये। हमारे यहाँ 4 सिस्मिक जोन में हमने पूरे देश को बांट रखा है। इसके बारे में आइए डिटेल में हम आपको समझाते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब ये हमारा पूरा इंडिया का मैप, ये लेटेस्ट में हमारी गवर्नमेंट ने BIS ने बनाया था कि हम इसे 5 जोन में बदल देंगे।
जो प्रपोज किया बाद में सैटेलाइट और डिटेल में समझाएंगे। तो ये वाला मोस्ट अफेक्टेड एरिया है, ये लेस है, उससे कम है, ये एकदम ही कम एरिया है। तो इसको जोन 2, 3, 4, 5 एंड 6, जो ये जोन 6 है इसको नया इन्होंने ऐड करने की कोशिश करी थी। अब डिटेल में देखो समझ। पुराने वाले में क्या था, इन्होंने टोटल 4 मान रखे थे, जोन 2, 3, 4, 5 तक, यहीं तक वेरी हाई तक ये मान के बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने लेटेस्ट में नवंबर 2025 में नया ऐड किया जोन 6, वेरी वेरी हाई जोन। तो आप इस वाले मैप में नोटिस कर पाएंगे जो एकदम गाढ़ा लाल है, ये वाला एरिया वेरी वेरी हाई वाले में आता है। तो मैंने अभी क्या बोला था, कक्ष में भी डिलेड अर्थक्वेक बचा हुआ है, जो आएगा, कब आएगा कभी किसी को भी नहीं पता। तो ये है। और हमारा अंडमान निकोबार, ये भी हाईली एक्टिव अर्थक्वेक जोन में आता है, ठीक है। अब ये जैसे ही नवंबर 2025 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, गवर्नमेंट में ये कौन करता है काम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये BIS, ये वही है। जब आप कभी कुकर खरीदेंगे, कुकर पे भी आपको दिखेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदेंगे उस पर भी आपको BIS लिखा हुआ मिलेगा। आप अगर कोई ज्वेलरी खरीदते हैं, उस ज्वेलरी पे भी BIS का हॉलमार्क दिखेगा। यही डिसाइड करते हैं इंडिया में कौन सा प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड का होगा, इसको सर्टिफिकेशन वगैरह सारी डिटेल्स यही देते हैं, BIS, ठीक है। तो इन्होंने 2025 नवंबर में नया जो 6 जोन है उसे लॉन्च किया, बताया कि अब ये नया पैरामीटर होगा। जैसे इन्होंने लॉन्च किया, मास लेवल पे इन्हें बैकफायर हो गया। बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज किया। कौन कौन किया, सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने ही करना शुरू कर दिया, ठीक है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस ने कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटीज़ ने कर दिया, स्पेशली MOHU, महुआ बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने करा, और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अथॉरिटीज़ ने इसका विरोध किया। एक्सपर्ट्स ने क्या बोला कि ये हजार्डियस वैल्यू जो सजेस्ट की गई है ये सिग्निफिकेंट हायर है, जो एक्चुअल में डेटा था उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने दिखा दिया। आप सोचेंगे ये क्यों बार बार विरोध करने लगे अचानक से, गवर्नमेंट की चीज़ पर क्यों करने लगी। इसके पीछे का रीज़न ये है, देखो जैसे ही आपने इनको हाईली एक्टिव एरिया में किया कि ये एक्टिव जोन है, तो आपको परमिशन लेने में डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक। देखो कुछ चीज़ों में कॉस्ट में इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिल्डिंग की फाउंडेशन आपको बढ़ानी पड़ जाएगी, इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आपके बढ़ जाएंगे, लार्ज पब्लिक वर्क हो जाएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हम डैम बना लेते हैं ईजिली, उसको बनाना भी कठिन हो जाएगा, और मेट्रो रेल सिस्टम्स को भी बिछाना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए मास लेवल पे इसका प्रोटेस्ट किया, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3 मार्च 2026 को इसे वापस लेना पड़ा, और अब ये वापस हो चुका है। देखिए एक शॉर्ट में फिर मैं इसे डिवीज़न पॉइंट के तौर पे बता देता हूँ। अथॉरिटी कौन है जो इसे डिसाइड करती है, वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब ये कौन सा स्टैंडर्ड, रेलेवेंट कोड क्या है इनका, IS 1893 अर्थक्वेक्स रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं। प्रीवियस रिवीजन इन्होंने 2016 वाला वर्जन मारा है, रिवाइज रिवीजन इन्होंने 2025 नवंबर में किया था, बट वो वापस कर लिया गया। पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ यही है कि एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। देखो इससे फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि ये अगर सेंसिटिव जोन है तो इसमें आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान हो, या आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको कोई ज़्यादा नुकसान हो। तो इन सब चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली बनाने में आपको बहुत मदद मिलती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।